हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेट अकेडमी। माय नेम इज़ मलिका, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जो प्लांट फिजियोलॉजी में जो ये पूरा यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेटेज कैरी करता है। और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो माइन्यूट थोड़े से क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पहले फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फूड की प्रिपरेशन करना। क्योंकि जितना भी फूड है वो कहाँ से आएगा, क्या वे है फूड के आने का, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, वाटर, अलग अलग गैसेस के थ्रू जो भी ये पूरा प्रोसेस होता है। अब कैसे हो पाता है ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस है? सिंपल ऐसे नहीं होगा कि फूड अपने आप ही प्लांट्स क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। नो, बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, फूड सिंथेसाइज होते हैं। ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से, वाटर की वजह से, स्प्लिटिंग की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से रिएक्शंस होती हैं प्लांट्स के अंदर ही। जो क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्या होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, सनलाइट ट्रैप होगा और फिर आगे वो फूड बनाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो सिंपल ये नहीं होगा डायरेक्ट ट्रैप कर लिया और फूड की जो प्रिपरेशन है, फूड की सिंथेसिस है वो होगी। नो, बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस है। तो दैट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो रिएक्शन होगा, दैट प्रोसेस वी कॉल इट एज फोटोसिंथेसिस। अब जैसे छोटे क्लासेस में भी यू हैव स्टडीड कि अगर हम एक प्लांट को पूरा कवर कर दें KOH कॉटन से, जैसे लीफ है, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे कि कैसे ऑक्सीजन, कैसे सनलाइट एसेंशियल है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है इन सब चीज़ों के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जैसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स थे, यहाँ पर लीफ को एक रखा और उसके अंदर मतलब एयर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एयर ही नहीं होगी सो हाउ विल फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो क्या करा कुछ साइंटिस्ट ने कि पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में क्या एयर चाहिए होती है, क्या सनलाइट चाहिए होती है। बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करे गए जिसमें ये एकदम से डायरेक्ट हमें कंक्लूजन नहीं मिला कि जो फूड है, जो फूड का पूरा प्रोसेस है वो कैसे बना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडीज़ के बाद ये पता लगाया कि हाँ, सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अलग अलग चीज़ें जो जितनी भी चाहिए होती हैं वो सब, वाटर चाहिए, ताकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इजीली हो सके। तो अब इसमें क्या किया, लीफ में कॉटन सोक्ड KOH था, उसमें पूरा यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉटन में पूरा सोक कर दिया KOH और यहाँ पर पूरा बीकर में ऊपर प्लेस कर दिया, ताकि क्या हो जाए, ताकि ऑक्सीजन अंदर ना आ सके और वो प्रॉपरली जो प्लांट है वो ब्रीथ ना कर पाए, चेक करने के लिए कि क्या फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो फिर बाद में और एक बीकर में क्या किया, सिंपल लीफ रखी। ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं दैट यू हैव स्टडीड। अभी जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे कि क्या क्या साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए टू डिटरमाइन दैट इज ऑक्सीजन, सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब इसमें क्या किया, KOH सोक था, राइट। अब इस वाले प्लांट में कुछ नहीं किया, सिंपल ये एयर थी, कोई कवरिंग नहीं थी। तो जब रिजल्ट निकालना हुआ तो क्या इसमें पता लगा कि यहाँ पर स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हो रही है। और इस पार्ट में, इस बीकर में क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स एयर थी, तो यहाँ पर स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है। तो ये पता, स्टार्च इज द फॉर्म ऑफ, मतलब जो जितना भी प्लांट है सारा का सारा फूड स्टोर करता है किस फॉर्म में, स्टार्च में। पूरा जो कन्वर्ट फॉर्म करता है, सुक्रोज बेसिकली जो ग्लूकोज फॉर्म है वो प्लांट बनाते हैं, राइट। फूड सिंथेसिस उससे होती है। अब जब फूड को स्टोर करने की बारी आई ताकि प्लांट्स आगे उस फूड को यूज़ कर सके, तो जो वो फूड है वो किस में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अब इसमें क्या पता लगाया गया इस एक्सपेरिमेंट में, दैट जब ये पूरा बीकर KOH से कवर्ड होगा, जो कॉटन होगी वो KOH से कवर्ड होगी, तो जब तब क्या पता लगाया गया कि स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हो रही थी। स्टार्च की सिंथेसिस मतलब सुक्रोज, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही है वो, तो सुक्रोज नहीं बन रहा था। और इस कंडीशन में व्हाट वाज हैपनिंग, सुक्रोज जो स्टार्च है, स्टार्च की फॉर्मेशन हो रही थी। तो इसमें क्या पता लगाया गया कि एयर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस,
राइट। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे जिसमें साइंटिस्ट ने पता लगाया, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत साइंटिस्ट ने एयर, सनलाइट, वाटर, अलग अलग चीज़ें बताई। तो पहले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज जोसेफ प्रिस्टली। अब जोसेफ प्रिस्टली ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इन द फोटोसिंथेसिस। उन्होंने इन द ईयर 1774 में क्या बताया कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल, O2 इज एसेंशियल फॉर हायर प्लांट्स टू सिंथेसाइज फूड। अब कैसे, मतलब ऑक्सीजन का जो टर्म है, ऑक्सीजन पता लगाई, क्या ज़रूरत है ऑक्सीजन की, कैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप है ऑक्सीजन का, ये सारी चीज़ें किस साइंटिस्ट ने बताई? जोसेफ प्रिस्टली ने इन द ईयर ऑफ 1774। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या हुआ, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक जार में कवर कर दिया इस जार को, यहाँ पर कैंडल बर्न करी और यहाँ पर माउस रखा। अब देखा जब कवर कर दिया पूरा, जो ये जार था पूरा कवर कर दिया, सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, अगर बंद कर दिया ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स सी बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो माउस था ही डाइड और जो कैंडल थी वो अपने आप बुझ गई। तो इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जोसेफ प्रिस्टली ने बताया। तो उसके बाद देखा कि अगर मैं कुछ ऐसा कोई चीज़ डाल दूँ जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिल सके तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये बात है, ये दोनों ही रहेंगे। तो जार में क्या किया, ही प्लेस्ड मिंट प्लांट लिया और उसके बाद देखा कि कैंडल बर्न कर रही थी एंड माउस वॉज अलाइव। तो देखा कि येस, एयर इज वेरी एसेंशियल, ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल, ताकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर सकें। अगर यहाँ पर ये प्लांट है, अगर बंद भी कर दिया, अगर उस जार को बंद भी कर दिया, तब भी क्या है, ये प्लांट्स, ये सारे जो कैंडल है, ये एनिमल है, ये सरवाइव कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये CO2 प्रोड्यूस करेगा, CO2 जाएगा प्लांट में, राइट। अब प्लांट क्या करेगा, अब प्लांट ने अगर CO2 ले लिया, सो व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो ऑक्सीजन इन दोनों को मिल जाएगा। सो इन दिस वे बोथ विल सर्वाइव। तो ऑक्सीजन वॉज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। किससे बताया ये? जोसेफ प्रिस्टली ने। तो ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी थी वो सारी जोसेफ प्रिस्टली ने करी। नाउ अनदर साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ऑक्सीजन तो ये थी ही थी, अब जो नेक्स्ट थी वो क्या थी, सनलाइट। बिकॉज हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर, दीज ऑल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे दैट वाज अब इन्होंने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने व्हाट ही डिड वाज, सनलाइट की प्रेजेंस में जैन इंडियन हाउस ने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट्स में बेसिकली देखा, जैन इंडियन हाउस ने एक्वेटिक प्लांट्स में देखा कि सनलाइट की वजह से, अगर सनलाइट उस पर्टिकुलर प्लांट पे, कैसे प्लांट पे, एक्वेटिक प्लांट पे, अगर सनलाइट उस पर्टिकुलर प्लांट पे पड़ रही है तो व्हाट वाज हैपनिंग, बबल्स निकल रहे थे, बबल्स की फॉर्मेशन हो रही थी। तो वो बबल्स जब निकले तो एक्वेटिक प्लांट्स में जब सनलाइट पड़ी तो क्या हुआ, बबल्स की फॉर्मेशन हुई। और वो बबल्स कुछ नहीं थे, वो बबल्स किस चीज़ के थे, ऑक्सीजन के बबल्स थे। तो बेसिकली क्या हो रहा था, सनलाइट की वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, राइट। तो ये साइंटिस्ट ने ये बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, अभी तो ये कुछ ही हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया था, कुछ फेल भी हुए थे, कुछ सक्सीड हुए थे, तो अलग अलग रिसर्च हुई, बहुत सारी चीज़ हुई। देन द कंक्लूजन केम कि येस, एयर एंड सनलाइट, ये अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी, एयर एंड सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये तो थे सेकेंड साइंटिस्ट। अब थर्ड साइंटिस्ट वाज जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस अब इन साइंटिस्ट ने व्हाट ही डिड वाज, एक तो हमने इन साइंटिस्ट का पहले भी नाम पढ़ा है इन द चैप्टर ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, दैट व्हाट ही डिड, हाइड्रोपोनिक्स।
जो टर्म है हाइड्रोपोनिक्स, मतलब सॉइल की एब्सेंस में जो प्लांट्स की ग्रोथ होना, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। तो इन्होंने यही टर्म बताई थी। साथ के साथ एक और भी चीज़ बताई कि जो ग्लूकोज है, बेसिक हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज ही बनता है और कोई फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं बनता। तो इन साइंटिस्ट ने स्टडी करी थी कि किस फॉर्म का जो बेसिकली जो प्लांट्स बना रहे हैं, किस फॉर्म का फूड बना रहे हैं। तो बताया गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सनलाइट, वाटर, जो फूड सिंथेसाइज होता है, जो फूड बनता है प्लांट्स में, दैट इज व्हाट, दैट इज योर ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है, दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज बनता है प्लांट्स में, सुक्रोज बनेगा प्लांट्स के अंदर और वो स्टोर्ड किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये प्रॉपरली स्टडी हुई, तब जाके हमें पता चला कि हाँ ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक फॉर्म सुक्रोज ही होती है, सबसे ज़्यादा जो मेजर अमाउंट में है वो सुक्रोज ही होता है, एंड देन द सुक्रोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये साइंटिस्ट ने, जूलियस वॉन सैक्स ने बताया। नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉज योर एंगलमैन, T.W. एंगलमैन। अब ये कौन से साइंटिस्ट थे, फोर्थ। हमने 3 साइंटिस्ट पढ़े जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब T.W. एंगलमैन ने क्या बताया, अब इन्होंने क्या किया, ही टुक ग्रीन एल्गे, वी स्टडीड अबाउट एल्गे। तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, दे आर व्हाट, ऑटोट्रॉफ। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हो, सो दैट आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। तो ग्रीन एल्गे बेसिकली जो सनलाइट है, जो वाइट लाइट है, वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। विबग्योर, ये जो जितने भी 7 कलर्स हैं, जो सनलाइट है वो स्प्लिट होगी। अब जो 2 बेसिक जो कलर्स हैं, दैट इज योर ब्लू एंड रेड। तो ये जो 2 कलर्स हैं जब स्प्लिट हो जाएंगे, ये 2 कलर्स हैं दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन एल्गे, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, इनमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन, कि प्लांट्स में किस टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब कर सकेंगे, मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करके पूरा फूड बना सकेंगे। तो ग्रीन एल्गे में 2 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये हमने पढ़ा है, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट जो भी निकलते हैं, स्पेक्ट्रम 7 कलर्स जो निकलते हैं, सो दे हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ग्रीन एल्गे क्या करेंगे, दे विल एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए, और उसकी वजह से व्हाट विल हैपन, पूरा का पूरा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, पूरा मतलब पता चलेगा कि हाँ अगर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, देन व्हाट इज हैपनिंग, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस। तो इसको जो ग्रीन एल्गे को ना बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा, एरोबिक बैक्टीरिया के साथ रखा, एरोबिक बैक्टीरिया के साथ रखा। और जब ग्रीन एल्गे ने O2 इवॉल्व किया, जब ग्रीन एल्गे ने O2 इवॉल्व किया, तब पता चला बैक्टीरिया को, तब पता चला कि हाँ ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, देन ही शोड सम टाइप ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो इससे क्या पता चला कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में एब्जॉर्ब होगी सनलाइट, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, जब एरोबिक बैक्टीरिया का प्रेजेंस होगा तब, मतलब उसी में रखा ताकि शो करने के लिए कि हाँ क्या जो ऑक्सीजन की इवोल्यूशन है वो हो रही है, क्योंकि ग्रीन एल्गे में पता नहीं चल रहा था कि हो रही है कि नहीं हो रही है। एक्वेटिक प्लांट्स में पता चल रहा था, क्योंकि जो बबल्स फॉर्म हो रहे थे, वो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, इट वॉज ईजिली ऑब्जर्वेबल, लेकिन ग्रीन एल्गे में नहीं हो पा रहा था। तभी बैक्टीरिया की प्रेजेंस थी, पता चल सके कि क्या ऑक्सीजन इवॉल्व हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, राइट। ये तो था जितने भी साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया। 17th 18th सेंचुरी में इन साइंटिस्ट ने सारी डिस्कवरी करी। अब बात करते हैं द मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाज डन इन 19th सेंचुरी। किस साइंटिस्ट ने किया था, कॉर्नियस वैन नील ने, इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया और ये बताया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है,
जो भी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं दैट कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन और पर्पल बैक्टीरियाज में, ग्रीन और पर्पल इन दोनों के फॉर्म में बैक्टीरियाज में क्या देखा गया कि जो हाइड्रोजन है, कहीं किसी भी फॉर्म से जो हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन CO2 को रिड्यूस कर देगा इनटू अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। क्या मतलब हुआ इसका कि हाइड्रोजन वो कहीं से भी आ सकता है। बेसिकली जो बैक्टीरियाज में जो ग्रीन और पर्पल के बैक्टीरियाज हैं, इनमें हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन लिया और उस हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया। दैट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन डन बाय द साइंटिस्ट। तो अब फिर इससे पूरा एज्यूम लगाया गया कि हाँ कि जो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है जो हम पढ़ते हैं, दैट इज H2O प्लस CO2 गिव्स यू C6H12O6 प्लस O2। तो जो ये हाइड्रोजन है, जो ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ना, ये पूरा जो तो ये पूरा जो बन रहा है ये हाइड्रोजन की वजह से ही ये जो ऑक्सीजन है ये इवॉल्व हो पा रही है। सो दिस प्रोसेस वाज कंप्लीटेड, जो ये पूरा बताया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट वाज डन बाय कॉर्नियस वैन नील। तो 19th सेंचुरी में जो, क्योंकि बाकी साइंटिस्ट ने बताया कि हाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन इन साइंटिस्ट ने बताया कि जो ये पूरा जो ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो कहाँ से आ रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे प्रोसेस इस साइंटिस्ट ने बताए। तो ये सारे क्या थे, अलग अलग रिसर्च हुई, देन द कंक्लूजन केम। अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, यू ऑल नो इन द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये होता है, बट मेजरली कहाँ पर, ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स में होता है। लीव माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए, बहुत जो पूरा उसका स्टोमेटा है, बहुत सारे सेल्स हैं, तो इस कुछ पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, दैट occurs in your क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो सनलाइट है दैट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। तो जो 7 कलर्स में सनलाइट स्प्लिट हो रही है, तो सारे जो कलर्स है उनमें से जिसकी वेवलेंथ अलग अलग रेंज होती है सारी वेवलेंथ की, तो उस वेवलेंथ को, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को क्या होगा, ये जो पिगमेंट्स हैं, जो क्लोरोफिल में पिगमेंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन दे विल फॉर्म फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है, और सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। क्या हुआ उसका, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, खुद का अपना रेप्लिकेशन होगा, राइबोसोम्स होंगे, प्रोटीन्स बनाएगा, ये सारा स्ट्रक्चर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज योर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील। ठीक है, ये पहले भी पढ़ा हुआ है इन द चैप्टर ऑफ सेल कि कैसे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट फॉर्म्ड होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में भी सिर्फ इतना क्लोरोप्लास्ट है, थैलेकोइड है, उसके अंदर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लैमेले है, इतना सारा स्ट्रक्चर है। कहीं पर एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होगा ना जहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में हो रही है, राइट। तो जैसे अब क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज योर इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस, राइट। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन and that is your inner membrane. ऐसे sac like structure present है, these sac like structure are called as what, thylakoid। जो ये पूरा membrane है this is called as thylakoid, right। और ये सारे बहुत सारे present होंगे,
बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, और एक थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड से अटैच्ड होगा इस तरीके से, मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा ग्राना है, दिस होल स्ट्रक्चर, जैसे थैलेकॉइड डिस्क फॉर्म में सारे अटैच्ड हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर ग्राना, राइट। अब क्या होगा, ये एक थैलेकॉइड जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये दूसरे के साथ अटैच्ड होगा, ये वाले इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग के साथ किसी भी फॉर्म में, और इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले। और ये जो पूरा आउटर स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये पूरा स्पेस है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, राइट। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। अब ये जो थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड का भी मेम्ब्रेन है, राइट, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जैसे क्लोरोप्लास्ट का क्या था, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसी तरीके से थैलेकॉइड में भी आउटर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन है। तो जो फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, राइट। तो कैसे होती है, दो रिएक्शंस होती है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ आए, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सारा उसमें कंप्लीट होता है। अब कैसे होता है, जैसे ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन मैंने थोड़ा जूम में बनाया, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट विल ट्रैप द सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन क्या करेगी, सनलाइट को ट्रैप करेगी, और जब ट्रैप कर लिया सनलाइट ने तो इनर मेम्ब्रेन में, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में इनर मेम्ब्रेन में ध्यान रखना है, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड व्हाट विल हैपन, जब आउटर मेम्ब्रेन ने थैलेकॉइड के सनलाइट ट्रैप करी तब क्या बनेगा, इनर मेम्ब्रेन में एटीपी और NADPH, ये क्या है, एनर्जी प्रिकर्सर्स है जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो इनर मेम्ब्रेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड। थैलेकॉइड रीजन में प्रॉपरली जो फूड का जो प्रोडक्शन है वो स्ट्रोमा में होगा, लेकिन जो हेलिट की प्रेजेंस एटीपी बनेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, जब वो एटीपी बना तो ये जो एटीपी है, जैसे यहाँ पर एटीपी बना इन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, राइट, इनर मेम्ब्रेन में बना। अब जब ये एटीपी बन गया तो ये एटीपी स्ट्रोमा में बाहर आ जाएगा, और जब वो स्ट्रोमा में बाहर आ गया वो एटीपी क्या करेगा, फूड की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, क्योंकि अल्टीमेट एम जो फोटोसिंथेसिस है, अल्टीमेट एम क्या है, टू प्रिपेयर फूड। अब क्या होगा, जब ये एटीपी बन गया यहाँ पर तो ये क्या करेगा, सुक्रोज, ये क्या करेगा, सुक्रोज की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब दो चीज़ें आती हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट एंड डार्क, क्या मतलब हुआ इसका, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या था, सनलाइट की प्रेजेंस में जब एटीपी का सिंथेसिस हो रहा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर लाइट रिएक्शन। लाइट मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। और डार्क रिएक्शन कब होगी, अगर सनलाइट नहीं भी है, मतलब रात के टाइम में अगर सनलाइट नहीं भी है तब भी प्लांट्स विल बी एबल टू सिंथेसाइज फूड। तो एटीपी बन गया, मेजर जो काम था, क्योंकि फूड बनने के लिए ऑफ कोर्स थोड़ी एनर्जी भी चाहिए, तब जब एटीपी बन चुका है तो एटीपी बन गया तो वो क्या बनाएगा, फूड, दैट इज सुक्रोज। ये सनलाइट की एब्सेंस में भी बन सकता है, तभी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। मतलब नहीं भी है तब भी बन जाएगा, और ये नहीं कि अगर बिल्कुल भी नहीं है तो तब बनेगा ही बनेगा, अगर नहीं है तब भी बनेगा, नहीं है अगर सनलाइट की प्रेजेंस नहीं भी है तब भी क्या होगा, ये डार्क रिएक्शन बनेगा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी, लोकेशन क्या थी लाइट रिएक्शन की, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, और डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही थी, इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये दो चीज़ें की लोकेशन याद रखनी है, लाइट रिएक्शन इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर अलग अलग अभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, कैसे एटीपी बनेगा, कैसे NADPH बनेगा। तो इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होगी, राइट, और स्ट्रोमा में जब एटीपी बन गया वो एटीपी बाहर आएगा, पूरा आउटर एरिया में आएगा, स्ट्रोमा में आएगा, एंड देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, राइट। ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि हाउ, कैसे पूरा प्रोसेस होगा।
अब हम बात करेंगे पिगमेंट्स की। जैसे अलग अलग पिगमेंट्स, क्लोरोफिल है, बेसिकली क्लोरोफिल में ही ये जो पूरा प्रोसेस है होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल से पिगमेंट प्रेजेंट है जो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे ये स्पेक्ट्रम बनाया, सनलाइट आई, अब ये क्या होगा, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, दैट इज योर विबग्योर, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही क्या होगी, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं। अब प्लांट्स में देखा होगा, अगर ऑब्जर्व किया होगा, अलग अलग टाइप में कुछ ग्रीन होते हैं, प्रॉपर ग्रीन होते हैं, कुछ येलोविश में जो लीव्स होती है वो होंगी। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ योर क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं, किस टाइप के पिगमेंट्स हैं, उसी की वजह से जो कलर है, जो क्लोरोफिल का जो कलर है वो आएगा। तो पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, CHL दैट इज योर क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड। अब क्लोरोफिल ए क्या करता है, मेजर जो पिगमेंट है जो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मेजरली जितने भी प्लांट्स हैं दैट आर ग्रीन इन कलर, राइट। तो क्लोरोफिल ए क्या करेगा, जो कलर है प्लांट्स को ग्रीन प्रोवाइड करता है। तो ये किसका काम हुआ, क्लोरोफिल ए का। अब क्लोरोफिल बी थोड़ा येलोइश ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, ज़ैंथोफिल्स येलो कलर प्रोवाइड करेगा, और कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है, तो अलग अलग जो भी कलर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, लीव्स में पर्टिकुलरली, तो वो किसकी वजह से होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं, जो अलग अलग क्या करेंगे, प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वेदर इट इज़ क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो जो मेजर रीजन है, एक तो होगा रेड एंड ब्लू, इन दो रीजन्स पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो ये वेवलेंथ्स है ना, जिसकी वेवलेंथ निकलेगी ब्लू और रेड की, तो ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे उस पर्टिकुलर वेवलेंथ, क्योंकि सारी सनलाइट में से सारे कलर्स निकलते हैं, सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगे, दैट विल बी अ क्वाइट कम्बरसम प्रोसेस। तो उसी वजह से क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ही होंगी जो ये सारे जो पिगमेंट्स हैं ये एब्जॉर्ब करेंगे। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, इन क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज वेवलेंथ्स विल टेक प्लेस, और उसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इन पिगमेंट्स का जो क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब जैसे बात करते हैं, ये हो गया क्लोरोफिल ए, राइट, दिस इज योर क्लोरोफिल ए। अलग अलग बहुत सारे क्लोरोफिल हैं, तो ग्राफ में पता लगाया जाए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। अगर जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी ये पर्टिकुलर वेवलेंथ, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। तो ये वेवलेंथ है 400, 600, 700, 800 नैनोमीटर वेवलेंथ है। अब क्लोरोफिल ए में अगर यहाँ पे देखो, क्लोरोफिल ए की जो वो है, ये पिगमेंट है, किस पे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, अप्रॉक्स 420 पे। तो 420 नैनोमीटर पर तो क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब इस पे हो रहा है, और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा इसी में हो रही है। तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा लाइट की इसमें हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होगा, 420 नैनोमीटर पर ज़्यादा होगा। तो ये ब्लू रीजन हो गया। और एक कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, अप्रॉक्स 600, ये 500 है, ये 600, तो ये कुछ 600 पर हो रही है, 620, 610 पर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है। क्लोरोफिल ए में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की हो रही है, सो दैट विल बी योर रेड रीजन। और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट व्हाट विल हैपन, वो भी इंक्रीज होगा, राइट। तो अलग अलग पिगमेंट्स जो होंगे, क्लोरोफिल बी भी ऐसे ही अलग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा लाइट,
ज़ैंथोफिल्स भी अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तो अलग अलग वेवलेंथ्स पर ये सारे पिगमेंट्स एब्जॉर्ब होंगे। एक और चीज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इस पिगमेंट में हो रही है, सो दिस पिगमेंट विल बी कॉल्ड एज योर मेन पिगमेंट, क्योंकि एब्जॉर्ब यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा हो रही है, यहीं से क्या होगा, एटीपी NADPH की प्रोडक्शन होगी, इस वेवलेंथ पर ज़्यादा होगा। बाकी में जो बाकी सारे पिगमेंट्स हैं इनमें भी होगा, ये नहीं कि इनमें बिल्कुल भी एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, नो, इनमें भी ये पूरा प्रोसेस होगा, बट मेन काम नहीं करे ना ये, ज़्यादा से ज़्यादा किस में सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इन क्लोरोफिल है। तो इन पिगमेंट्स को क्या बोलेंगे, दीज पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज योर एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए, जहाँ पर रिएक्शंस होती हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, पूरी जितना भी पर्टिकुलर वेवलेंथ है सारी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर ये मेन पिगमेंट है, दिस इज माय मेन पिगमेंट, जो क्या है, क्लोरोफिल ए। अब ये क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट प्रेजेंट है, बाकी सारे यहाँ पर एक्सेसरी पिगमेंट्स है, ये क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड, ऐसे सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, सारे ही पर्टिकुलर वेवलेंथ पर सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे, 620, 680 अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्लोरोफिल ए ने मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ हुआ, लेकिन बाकी सारे भी तो एब्जॉर्ब करेंगे ना कुछ तो एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं। तो ये जितने भी सारे एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनलाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ की, ये सारा का सारा जितना भी प्रोसेस है, ये सारा का सारा क्लोरोफिल ए में अपना ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी एनर्जी बनेगी, जो भी प्रोसेस होगा, जो भी उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी होगी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, जो भी अब लाइट एब्जॉर्ब होगी वो सारी की सारी किस में दे देंगे, तो क्या हो रहा है, ये इनडायरेक्टली व्हाट इज हैपनिंग, एक्सेसरी पिगमेंट्स आर हेल्पिंग द मेन पिगमेंट टू फॉर्म ATP, एंड ये पूरा जो भी एनर्जी है जितनी भी सारी मेन पिगमेंट में ही बनेगी। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट हेल्पिंग आउट मेन पिगमेंट, राइट। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये प्रेजेंट होगा, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि अब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो इम्पॉर्टेंट है इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, स्टोमेटा से ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है, पोर्स जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक प्लेस इन स्टोमेटा। स्टोमेटा होता कहाँ है, इन द मीजोफिल सेल्स, राइट। मीजोफिल सेल्स में ही पूरा क्लोरोप्लास्ट रीजन है, पूरा ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। मीजोफिल सेल्स, स्टोमेटा ज़्यादा कहाँ पर होगा, इन द डॉर्सिवेंट्रल, लोअर साइड पे डॉर्सिवेंट्रल लीफ के, और आइसोबाइलेटरल में क्या होगा, दोनों में जो स्टोमेटा का एक्सचेंज है वो इक्वल रहेगा, मतलब ऊपर भी अपर साइड ऑफ लीफ पर भी स्टोमेटा इक्वल होंगे और लोअर साइड पर भी स्टोमेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं, पिगमेंट्स पढ़ लिया हमने, अब एक पिगमेंट तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स ये बात है, लीफ में देयर आर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एंड दैट ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज योर फोटोसिस्टम। अब फोटोसिस्टम क्या है, जितने भी पिगमेंट्स होंगे, एक पिगमेंट तो होगा नहीं, हमने देखा है क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, एक नहीं था, बहुत सारे होते हैं, वो सारे ग्रुप में काम करते हैं। तो दैट ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज फोटोसिस्टम, दीज आर योर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। अब दो टाइप के फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम को PS लिखते हैं, तो दो टाइप के फोटोसिस्टम प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट इज ए फोटोसिस्टम 1, PS1 बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, PS2। और इन दोनों को मिला के PS1 PS2 ये जो पूरा रिएक्शन होगा जहाँ पर होगा, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ही
क्या होगा, फोटोसिस्टम प्रेजेंट होगा, जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ग्रुप होगा पिगमेंट्स का, सनलाइट एब्जॉर्ब होगी और उसी वजह से ATP NADPH की प्रोडक्शन होगी. So this complex will be called as your light harvesting complex और LHC. इसमें फोटोसिस्टम प्रेजेंट होंगे PS1 एंड PS2. ठीक है, PS1 सबसे पहले, ये नाम इसलिए दिया गया 1 and 2 बिकॉज PS1 फोटोसिस्टम 1 पहले आया था और उसमें क्या देखा गया, क्लोरोफिल पिगमेंट्स ही प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट है, राइट. अब इनमें क्या हुआ, जो पिगमेंट्स थे पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करेंगे, जैसे हमने पढ़ा पूरी वेवलेंथ होती है, तो वो वेवलेंथ जो PS1 में पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करेंगे दैट विल बी ऑफ P700. P700 इसलिए बोला 700 नैनोमीटर पर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे और जब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ मिल जाएगी, मतलब जितना भी 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो स्ट्राइक करेगी, उसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसपोर्ट होंगे एंड देन व्हाट विल हैपन, ATP और NADPH की प्रोडक्शन होगी. PS2 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर काम करेगा. PS1 किस पे कर रहा था, 700 नैनोमीटर पर. PS2 विल अकर इन 680 नैनोमीटर और इसे क्या बोला, P680 PS2. ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है. PS1 700 नैनोमीटर पर हो रहा था, PS2 680 नैनोमीटर पर होगा. अब जहाँ जो मेन काम है, जैसे यहाँ पर ये सारे पिगमेंट्स हैं, राइट. जैसे इसकी बात करते हो, ये पूरा फोटो सिस्टम है, ये जहाँ पर ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड एज योर फोटो सिस्टम. ये PS1 है, एज्यूम कर लो ये PS1 है. तो PS1 में कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही थी, 700 नैनोमीटर. 700 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब हो रही थी ये. तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लोरोफिल A है, इस पर्टिकुलर पिगमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया 700 नैनोमीटर और ये यहाँ पर क्या करेगा, जो एनर्जी, जो सनलाइट बनी है उस वजह से जो वाटर है वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे. ये हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स आए. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तब क्या बनेगा, ATP एंड NADPH, इनका सिंथेसिस होगा. अल्टीमेट एम, ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है ना, जैसे अभी हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा, ATP और NADPH की प्रोडक्शन हो रही थी, तो वो इसी वजह से होती है. इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे और इस रीजन को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है पर्टिकुलर वेवलेंथ की, अगर 700 नैनोमीटर नहीं होगी तो आगे रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा. और इस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ पर ये सारा काम एक्चुअल में हो रहा है, एक्सेसरी पिगमेंट सारे के सारे अपनी जो लाइट है वो किसको दे रहे हैं, मेन पिगमेंट को. तो दिस रीजन इज कॉल्ड एज योर रिएक्शन सेंटर. ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे अप टू योर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फिर जो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा है जो हम आगे रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे. ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए, देन व्हाट विल हैपन, ATP एंड NADPH विल बी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट. तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे हो पाता है और ये पूरा प्रोसेस हो कह रहा है इन द इनर मेम्ब्रेन. लाइट रिएक्शन वाज हैपनिंग इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड एंड डार्क रिएक्शन विल हैपन इन स्ट्रोमा रीजन, है ना. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एनर्जी की प्रोडक्शन कैसे हो पाएगी, व्हाट इज मेन रीजन बिहाइंड इट. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन का तो पहले मतलब क्लियर होना चाहिए, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन
का मतलब हुआ, अब जो ये पूरा प्रोसेस है, जो ये पूरी लाइट रिएक्शन है, क्या बन क्या रहा है एक्चुअल में? ATP, NADP, ये सारे क्या हैं? एनर्जी प्रिकर्सर्स हैं, ये सारे वही प्रोसेस है। तो उसी प्रोसेस को द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? ATP एंड NADPH, ATP एंड NADPH इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब हुआ? फोटो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। सो द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो का मतलब क्या हुआ? सनलाइट की प्रेजेंस में जब बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, तो उसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन का टर्म आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो दो चीज़ें होती हैं, दो टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। द फर्स्ट इज योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द सेकेंड इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पहले हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा? दो PS के बारे में हमने बात करी, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो इसमें देखो यहाँ पर PS2 प्रेजेंट है। ठीक है, PS2 क्या करेगा? कितनी वेवलेंथ पर PS2 काम कर रहा था? PS1 वाज हैपनिंग ऑन योर 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। PS2 किस पे काम करेगा? 680 नैनोमीटर पे। तो जब सनलाइट पड़ेगी ऑफ 680 नैनोमीटर, तो क्या होगा? जो PS2 में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो अपहिल, ऊपर ट्रांसपोर्ट होंगे टुवर्ड्स योर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर ट्रांसपोर्ट हो गए, अपहिल ट्रांसपोर्ट हुआ। अब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हो तो ये थोड़ा डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा, रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये ट्रांसफर कर देगा PS2 को। अब PS1 को। अब PS1 क्या करेगा? कितनी वेवलेंथ पे चाहिए इसको काम? 700 नैनोमीटर पर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो यहाँ पर आए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर पहुँचेंगे। और जब यहाँ पर पहुँच गए, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए, सो व्हाट विल हैपन? NADPH विल फॉर्म फ्रॉम व्हाट? NADP प्लस। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पर ATP बन रहा था। समझ में आया? जब दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो, PS1 भी हो और PS2 भी इन्वॉल्व हो, उस केस में दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। क्यों? क्योंकि देखो ना, वापस यहाँ पर नहीं आ रहा। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर बन रहे तो वापस से घूमकर इसी पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नो, दिस इज नॉट हैपनिंग ना। तो इसकी वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और इसको Z स्कीम भी बोलते हैं क्योंकि ये Z फॉर्म में बन रहा है। इन्वर्टर में देखो Z बन रहा है, तो इसको Z स्कीम भी बोलते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें दोनों के दोनों क्या हो? फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो। और हो कहाँ रहा है ये? जितना भी ATP प्रोडक्शन है, जितना भी NADPH बन रहा है, वेयर इट इज़ हैपनिंग? इट इज़ हैपनिंग इन योर इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेमोइड। ये ध्यान रखना है, लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पर एक्चुअल में ATP बन रहा है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेमोइड। अब बन गया। अब बात आती है कि जब भाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्रॉपरली, कहाँ से रहा है? फोटो सिस्टम 2 को। फोटो सिस्टम 2 क्या कर रहा था? 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा था। जब वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली तो उस वेवलेंथ वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा बोलेगा कि अब उठो, अब अपहिल ट्रांसपोर्ट होना है। तो ऐसा सिग्नल जाएगा उस PS2 में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ऐसी मूवमेंट होगी, थ्रेशोल्ड रीजन वो रीच करेंगे एंड देन इट विल ट्रैवल अपहिल। फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे।
आ कहाँ से रहे हैं, PS2 का कोई तो सोर्स होगा जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन सारे प्रेजेंट है। तो ये आते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जैसे हमने मिनरल न्यूट्रिशन में बात करी थी, द रोल ऑफ मैग्नीशियम। क्या मैग्नीशियम का काम था, वाटर को स्प्लिट करवाना। स्प्लिट करवा के इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बनेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब वाटर स्प्लिट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसपोर्ट होंगे टुवर्ड्स योर PS2। तो वाटर जब स्प्लिट होगा इट विल फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड O2। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये हाइड्रोजन आगे बाद में हम पढ़ेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, जो ये हाइड्रोजन है ना ये काम आता है, वो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम ये बाद में पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ है मेजर, जहाँ से पानी की जो स्प्लिटिंग हो रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये सारा इनर मेम्ब्रेन पर ही हो रहा है, बेसिकली ये ल्यूमन में होता है, जो पूरा थैलेकॉइड का जो ल्यूमन है, जो इनर साइड है वहाँ पर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कहाँ हो जाएंगे, टुवर्ड्स योर इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड। तो ये सारे जाएंगे PS2 में। नैनोमीटर की वेवलेंथ मिलेगी PS2 को, उसी वजह से क्या होगा, PS2 में एक्साइटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स में आगे पुश कर पाएंगे, अपहिल वो पहुंच पाएंगे टुवर्ड्स योर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है और ये डाउनहिल, रिडॉक्स पोटेंशियल रिडक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ETC और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन PS1 में जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आगे कंप्लीट हो पाएगा। तो ये प्रोसेस, ये इसको क्या बोल रहे थे हम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब दूसरा कौन सा था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये मेजर जो काम है ना वो नॉन साइक्लिक ही करता है, लेकिन जब अगर सपोज PS2 ना हो या 680 नैनोमीटर पर वो एब्जॉर्ब ना कर पाए, तब काम करता है कौन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ये जो प्रोसेस है ये स्ट्रोमा लैमेले में होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, जो 2 थैलेकॉइड थे जो कनेक्ट कर रहा था, 2 थैलेकॉइड को जो कनेक्ट कर रहा था, दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रोमा लैमेले। तो ये जो पूरा प्रोसेस है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन में तो ATP तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ओनली ATP विल बी फॉर्म्ड, नो NADPH विल बी प्रोड्यूस्ड। क्यों NADPH क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि NADP प्लस H प्लस, ये क्या बनाएगा, NADPH, एनर्जी ही बन रही है इसमें। जो एंजाइम है, जो इस पूरे प्रोसेस को जो एंजाइम काम करता है, दैट इज योर NADP रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज भी बोल देते हैं, और वो ब्रेक करने के लिए होता है। ये हो गया NADP रिडक्टेज। तो अगर इनर मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में ये जो एंजाइम है NADP रिडक्टेज वाज प्रेजेंट, तो उसी वजह से क्या हो रहा था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाज हैपनिंग। बट इन द केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा लैमेले में NADP reductase is not present inside stroma lamellae, that's why cyclic photophosphorylation will occur। अब एक और चीज़, सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा। क्यों, क्योंकि NADP ये एंजाइम तो है ही नहीं, अगर ये एंजाइम ही नहीं है तो NADPH भी नहीं बनेगा। और एक और रीज़न भी होता है, 6 अगर PS2 ना प्रेजेंट हो तो स्ट्रोमा लैमेले में PS2 प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली एंड ओनली PS1 विल बी प्रेजेंट। तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, PS1। और ये कितनी वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब हो रहा था, 700 नैनोमीटर पर। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचेंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इट विल ट्रैवल टुवर्ड्स योर
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और यहीं पर एटीपी की प्रोडक्शन होगी। एटीपी कहाँ से बनेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वापस से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले आएगा। तो देखा ये साइक्लिक प्रोसेस है। जो नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा था, सिंपल PS2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर Z बनाया, देन इट विल ट्रैवलिंग टू PS1 और उसी वजह से ATP और NADPH की प्रोडक्शन हुई। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वापस से साइकिल चल रही है। PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गए, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और यहीं पर ATP बनेगा। ओनली ATP विल फॉर्म इन स्ट्रोमा लैमेले, ना कि NADPH। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज योर केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ATP जो बना, NADPH, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने जैसे पढ़ा कैसे ये पूरा Z स्कीम से साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से दिस होल प्रोसेस वाज अकरिंग। अब ATP जो बनता है, एनर्जी जो रिलीज है वो किस तरीके से, और भी एक तरीका है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो पाती है इन योर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो ATP बनना पूरा जो प्रोसेस है, एनर्जी जो जितनी भी रिलीज होती है वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ योर प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये पढ़ेंगे जैसे प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन आयंस की वजह से ATP का पूरा प्रोसेस, ATPase की वजह से, ATP सिंथेस एंजाइम है उसकी वजह से ATP का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा होता है इनसाइड योर मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये जैसे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बनाया, दो पार्ट थे, आउटर मेम्ब्रेन एंड योर इनर मेम्ब्रेन, है ना। अब ये इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, यहाँ पे PS2, यहाँ PS1, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये पूरा प्रोसेस था जो कहाँ हो रहा था? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड में। ये अब यहाँ पर हाइड्रोजन was splitting into इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब क्या होगा, यहाँ पर ATP सिंथेस भी प्रेजेंट होगा। यहाँ ATP सिंथेस भी प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनाने में हेल्प करेगा? ATP। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब कैसे होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, प्रोटॉन पंप की वजह से ये पूरा ATP का जो प्रोसेस है वो हो पाएगा। कैसे होगा अब ये पूरा जो प्रोसेस? अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सारे तो PS2 में चले गए, राइट, ये सारे के सारे यहाँ चले गए। अब जो हाइड्रोजन बचा यह ज़्यादा हो जाएगा ल्यूमेन में। ल्यूमेन इज योर इनर साइड, इनर मेम्ब्रेन अलग होता है, इनर साइड अलग होती है। तो ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड ये स्ट्रोमा है, ठीक है, बाहर का जो पूरा प्रोसेस है। स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना है, थैलेकॉइड है, बाहर का प्रोसेस पूरा जो स्पेस है दैट इज योर स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा लैमेले अलग है, स्ट्रोमा अलग है। ल्यूमेन अंदर, थैलेकॉइड के जो अंदर जो सैक्स थे, जो डिस्क थी, उसके अंदर वाला जो स्पेस दैट इज योर ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। अब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि वाटर स्प्लिट हो रहा है, एक वाटर नहीं 4-5 इकट्ठे मॉलिक्यूल्स पूरे स्प्लिट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस ल्यूमेन में होंगे और स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयंस कम होंगे। और उसी वजह से क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, एक जगह पर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी और दूसरी जगह पर क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एक जगह है, ल्यूमेन में ज़्यादा है, तो उसी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस विल पंप टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब एक और रीज़न भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना हाइड्रोजन कैरियर में भी जाते हैं, हाइड्रोजन कैरियर में ही जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होते हैं। हाइड्रोजन कैरियर में जाएंगे तो ये हाइड्रोजन कैरियर्स क्या करेंगे, वापस से अंदर हाइड्रोजन को ले आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन कैरियर में जाएंगे, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन कैरियर क्या करेगा, हाइड्रोजन को अंदर इनर मेम्ब्रेन से फिर से ल्यूमेन में ले आएगा। तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन अंदर प्रेजेंट है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, एनी
पॉजिटिव आयन, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो रही है, तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, एटीपी सिंथेज में पास करेगा, और जब एटीपी सिंथेज में पास हो गया देन व्हाट विल हैपन, एटीपी विल फॉर्म। और यहाँ पर ना इसके दो यूनिट है, इसका है CF0 जो अंदर ल्यूमेन के साइड पर प्रेजेंट होगा, और जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा दैट विल बी CF1। ठीक है, याद रखना है CF0 और CF1। और जो हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है ना, जो एटीपी सिंथेज की वजह से जो हाइड्रोजन पास ऑन हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कोई प्रोटीन की वजह से, किसी कैरियर की वजह से जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, उस डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे, फैसिलिटी। डिफ्यूजन तो समझ आया ना, कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो उसी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस एटीपी सिंथेज में पास करेंगे एंड देन व्हाट विल हैपन, एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये तो था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन चाहिए, ये अलग अलग सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन योर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और केमियोस्मोसिस, वॉट एवर इट्स कन्वीनियंट। एटीपी बन गया, NADPH बन गया। अब आगे भी तो इसका कुछ यूज़ होगा कि कैसे एटीपी और NADPH बन रहा है, तो कैसे आगे काम कर रहा है, कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो कि कैसे जो एटीपी बना है, कैसे NADPH बना है, वो आगे फूड की सिंथेसिस में ग्लूकोज जो मेन जो फूड है वो आगे कैसे बना रहा है, दैट इज़ डार्क रिएक्शन। ये अभी हमने जितना पढ़ा दिस वॉज योर लाइट रिएक्शन, और आगे हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, डार्क रिएक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, पूरा लाइट रिएक्शन। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस वीडियो कि कुछ भी पार्ट नहीं समझ आया, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। साथ के साथ आप टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसके हैंड रिटन नोट्स आपको इस चैप्टर के पूरे मिलेंगे। नीट से रिलेटेड कोई भी और दिक्कत है आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मेड अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।